सेकंड इज बीओपी क्राइसिस, बीओपी मीनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हमने मैक्रो के अंदर चैप्टर किया था, आपको ध्यान होगा तो। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव कब होता है, जब हमारा जो हम बाहर से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं दोनों हमारे इक्वल हों। मीनिंग क्या हुआ कि हमारी कंट्री के अंदर जो पैसा आ रहा है और या हमारी कंट्री से जो पैसा जा रहा है वो दोनों इक्वल हों, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बट यहाँ क्या हुआ था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट हो गया था। डेफिशिएट कैसे कि जो हमारी टोटल रिसिप्ट्स थी, टोटल रिसिप्ट्स मीनिंग जो हमारी कंट्री के अंदर इनकम आ रही थी वो तो कम थी, बट जो हम टोटल पेमेंट कर रहे थे, जो हमारी कंट्री से पैसा जा रहा था वो ज़्यादा था। मतलब क्या हुआ, पैसा आ कम रहा था और जा ज़्यादा रहा था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट हो गया था। उसके बाद देखो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट किया था, तो यहाँ देखो आपका करंट अकाउंट के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा करंट अकाउंट का मैं बता देती हूँ। जब गुड्स और सर्विसेज का फॉरेन की कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, करंट अकाउंट डेफिशिएट हो गया था। डेफिशिएट का मीनिंग बच्चों ये ध्यान रखना कि हमेशा नेगेटिव होता है कि हमारी कंट्री के अंदर कोई भी जो चीज़ है या पैसा है, इनकम है, वो आ रही है कम और जा रही है ज़्यादा हमारी कंट्री से। मतलब क्या है कि जो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट थे वो तो कम हो गए थे और इंपोर्ट क्या कर रहे थे, हमें ज़्यादा कर रहे थे। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिएट किस किस वजह से हुआ था, एक तो करंट अकाउंट की वजह से, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिशिएट हो गया था कि एक्सपोर्ट कम थे और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे। फिर जो बोरोविंग थी हमारी कंट्री की, जो दूसरी कंट्री के साथ थी, वो भी काफ़ी हाई हो गई थी। वो हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यू दूसरी कंट्री से बोरो करती जा रही थी। ये अब आप देखो कि 1980 और 81 में जो कैट थी, करंट अकाउंट डेफिशिएंट है, वो आपका कितना था, 2214 करोड़, और जो वही 1991 में कितना था, 17,367। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि कितना हो गया था। और ये बोरोविंग भी आप देख लेना, ये डाटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका मीनिंग है कि जो हमारे पास फॉरेन की करेंसी थी जो रिजर्व कर रखी थी हमने, वो भी कम हो गई थी। कम क्यों हो गई थी, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि हम इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट क्या था, हमारा कम था। तो जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे हम, तो हमें फ़ॉरेन की करेंसी फ़ॉरेन को देनी पड़ेगी, क्योंकि पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो एक पोजीशन ऐसी आ गई थी कि हमारे पास जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारे पास फ़ॉरेन की करेंसी ही नहीं थी कि हम उनको पेमेंट कर सकें। जैसे एक एग्जांपल दूं कि आप क्या कर रहे हो, किसी से कोई गुड्स तो ले रहे हो बट आपके पास पैसे ही नहीं है उसको देने के लिए, तो उस पोजीशन में आप क्या करोगे, या तो आप किसी अपने फ्रेंड से लोन पैसा लोगे या बैंक से लोन लोगे। तो ये सब क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा था। तो इसी तरह हमारी इकोनॉमी थी। इकोनॉमी का क्या हुआ कि वो इंपोर्ट जो भी कर रही थी उसके पेमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं रही, तो जो हमारा रिजर्व था वो कम हो गया था। ये देख सकते हो आप, 86 और 87 में वो कितना था, 8151 था, और वही डिक्लाइन कम होके 1989 और 90 में कितना हो गया था, 6252। तो इसका क्या, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो उन्हें लोन लेना पड़ा। लोन लेने के लिए अब उन्हें अपनी कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी पड़ती थी। तो जो हमारे जो गोल्ड था वो गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास रखा गया ताकि जो हम वहाँ से लोन ले सकें। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो गोल्ड था वो भी हमसे चला गया और जो फॉरेन की करेंसी थी वो भी हमारे हाथों से जा रही थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था आपको कि प्राइसेस हाई होते जा रहे हैं। प्राइसेस हाई है मतलब वेजेस ज़्यादा, लोग जो वर्कर हैं वेजेस की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ये आपको पता है कि जब मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जो
हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन होती जाएगी। जितनी सप्लाई मनी की ज़्यादा होगी उतनी हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। तो इस वजह से भी क्या है, इस इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को रोकने के लिए भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की नीड थी हमें। फिर क्या है, 6 है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कि पहले जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले मोस्टली सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए छोड़े गए थे कि उन सेक्टर्स में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। और ये तो आप लोगों को भी पता है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी करप्शन है। तो उस करप्शन की वजह से जो पब्लिक सेक्टर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, या जो उनका टारगेट होता है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कि जो परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की वो पुअर थी। तो पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता है पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में, और करप्शन भी कम होता है। तो ये सब किस वजह से हुआ था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हुआ था। तभी हमें इसकी नीड हुई थी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया था।